यूरोप में मौजूद ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और जर्मनी जैसे कंट्री में सन 1993 से कुछ ऐसे क्राइम के केसेस होने लगता है जिस केसेस को सॉल्व करके सीरियल किलर तक पहुंचने में पुलिस ऑफिसर्स को 16 साल का वक्त लग गया था। इन्वेस्टिगेशन के अनुसार इन सभी क्राइम के पीछे एक फीमेल सीरियल किलर का हाथ था, लेकिन हैरानी की बात यह था जिसका कोई चेहरा नहीं था। पुलिस ऑफिसर्स के पास सफिशिएंट अमाउंट प्रूफ सस्पेक्ट के खिलाफ मौजूद था, लेकिन फिर भी उस फीमेल सीरियल किलर तक पहुंच पाना उतना भी आसान काम नहीं था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पता चला था उस फीमेल सीरियल किलर ने लगातार 16 साल तक यूरोप के अलग अलग जगह पे 40 से भी ज्यादा क्राइम कर दिए और दिन प्रतिदिन उस सीरियल किलर के क्राइम सभी यूरोपियन कंट्रीज में बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन इससे भी ताज्जुब की बात था, इतने सारे क्राइम करने के बावजूद भी उस लेडी किलर का चेहरा किसी ने नहीं देखा था। इसीलिए लोकल लोग समेत पुलिस भी उस लेडी किलर को वुमेन विदाउट ए फेस और फैंटम ऑफ हेलिब्रोन नाम से जानने लग जाते हैं। इन सभी के चलते यूरोपियन पुलिस को उस लेडी किलर को पकड़ पाना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था। इसीलिए यूरोपियन गवर्नमेंट अनाउंस करते हैं जो कोई भी उस लेडी किलर को पकड़ के ले आएगा उसे गवर्नमेंट की तरफ से 2 मिलियन यूरो, जो कि INR में होता है कुछ इतना रुपीस, इनाम के तौर पे दिया जाएगा। जर्मनी के इस फीमेल सीरियल किलर को लेके सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा हो रहा था वो था लगातार इतने सारे केसेस में एक ही वुमेन का हाथ कैसे हो सकता है। साइलेंटली इतने सारे लोगों की हत्या करने के पीछे क्या वजह हो सकता है? क्या कोई टेररिस्ट अटैक है या फिर कुछ और? इस अजीब सी कहानी का सबसे पहला इंसिडेंट देखने को मिला सन 1993 में जर्मनी में मौजूद हेल्ब्रोन सिटी से 100 माइल्स वेस्ट में लोकेटेड आइडर ओबरस्टेन नाम के टाउन में 62 साल की लिज़ेलोट क्लेंगर जो अकेला ही अपने घर में रहा करती थी। लिज़ेलोट्स को कैट्स को पालना, बच्चों के साथ खेलना और बेकिंग करना बहुत ही पसंद थी। इसीलिए लिज़ेलोट ऐसे ही एक दिन शाम के टाइम पे अपने नेबर को एक साथ चाय और केक खाने के लिए बुलाती है। उस समय उनके नेबर के आने का वक्त हो गया था, इसीलिए लिज़ेलोट अपने लेमन केक को ओवन के अंदर रख के किचन से चाय के ग्लासेस को हाथों में लेके टीवी देखने चली जाती है और उनके नेबर के आने की इंतजार करती है। तभी कुछ मिनट्स बाद कोई उनके पीछे से आके उनकी गला पकड़ लेता है और फूलों के गुलदस्ता जिससे बंधा होता है उस वायर से सांस रोक के उनकी हत्या कर देता है। बाद में उनके नेबर जब उनके घर आती है लिज़ेलोट को दरवाजा खोलने के लिए बुलाती है, लेकिन बहुत टाइम तक अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था और घर के बाहर से उन्हें कुछ जलने का स्मेल भी मिल रहा था। तभी उनकी नेबर डिसाइड करती है वो खिड़की से अंदर जाएगा और देखेगा लिज़ेलोट ठीक है कि नहीं। लेकिन अंदर जाते ही लिज़ेलोट के बॉडी टीवी के सामने सोफे में पड़ा हुआ मिलता है। बाद में पुलिस एरिया के लोगों से पूछताछ करते हैं, लेकिन कोई भी लिज़ेलोट के घर में जाते हुए किसी भी आदमी को नहीं देखा था। कुछ दिन इन्वेस्टिगेशन चलने के बाद पुलिस को लिज़ेलोट के सोफे के सामने टेबल से गिरकर जो टूटा हुआ चाय का ग्लास मिला था उसमें एक DNA सैंपल्स मिलता है जो कि लिज़ेलोट का नहीं था, दूसरे कोई पर्सन्स का था और वो DNA सैंपल्स किसी वुमेन का था। पुलिस बहुत दिनों तक छानबीन करते हैं, लेकिन ये DNA किसका था ये प्रूव नहीं किया जा सका। इस घटना के करीब 8 साल बाद सन 2001 में जर्मनी के आइडर ओबरस्टेन से करीब 200 किलोमीटर दूर मौजूद फायरबर्ग नाम के सिटी में रहने वाले एक 61 साल के एंटीक्स डीलर जिसका नाम जोसेफ वॉलबर्ग था, वो अपने स्टोर में पुरानी एंटीक चीजों को बेचा करते थे। लेकिन अचानक एक दिन उनके बॉडी दोपहर के टाइम पे उन्हीं के स्टोर के फ्लोर में पड़ा हुआ मिलता है। उनके गला ब्लड से भरा हुआ था और देख के लग रहा था कोई उनके गला आयरन के वायर से पीछे से खींचने की कोशिश किया हो। और कुछ देर बाद जब पुलिस उनके स्टोर में पहुंचते हैं, पुलिस को स्टोर के बाहर एक आयरन के वायर के बंडल पड़ा हुआ मिलता है जो स्टोर में सेल करने के लिए रखा गया था और उसमें ब्लड का निशान भी देखने को मिला। और उस एंटीक डीलर को मारने के बाद उस सीरियल किलर ने स्टोर के ओपनिंग साइन बोर्ड को क्लोजिंग साइड बोर्ड में बदल दिया था, जिससे बाहर के लोगों को लग रहा था स्टोर अभी बंद है। इन्वेस्टिगेशन से पता चला था सीरियल किलर ने उस एंटीक डीलर को मारने के बाद उनके जेब से $230 चोरी भी किया था। बाद में पुलिस जब जोसेफ के बॉडी, स्टोर के गेट हैंडल्स और उस आयरन वायर को लैब में टेस्ट करवाते हैं तब उन्हें एक DNA मिलता है जो कि एक फीमेल का था। हैरानी की बात यह था दोनों ही केसेस में विक्टिम्स को मारने का तरीका बिल्कुल सेम था, लेकिन अगली केस की तरह इस केस में भी सीरियल किलर को स्टोर के अंदर आता हुआ किसी ने नहीं देखा था। अभी तक जर्मनी में सिर्फ 2 केसेस ही देखने को मिला था, लेकिन दोनों ही केसेस में सालों का अंतर रहने के कारण दोनों ही केस पुलिस स्टेशन और सिटीज में रह गया, बाहर उतना ज्यादा फैला नहीं था। लेकिन ये कहानी यहीं से चलना स्टार्ट होती है और अगले 8 सालों तक चलती है। इस कहानी से जुड़ा हुआ अगला केस हमें उसी साल जर्मनी के जेरलस्टोन टाउन में देखने को मिलता है, जहां पे एक 5 साल की बच्चे का पेरेंट्स पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं उनके बच्चा जब उनके गार्डन में खेल रहा था तब उस बच्चे के पैर में एक ड्रग्स के नीडल्स चुभ जाता है। उस बच्चे का पेरेंट्स से जानना चाहता था ये नीडल्स उनके गार्डन में कौन फेंक के गया था। बाद में इन्वेस्टिगेशन टीम जब इस नीडल्स को लैब में टेस्ट करते हैं तब उन्हें एक DNA मिलता है जो कि एक फीमेल का था।
इसीलिए जियोलस्टाइन टाउन के पुलिस जर्मनी में होने वाले इन सभी केसेस को देखते हुए उनके एरिया के करीब 3000 वुमेन्स के डीएनए सैंपल्स कलेक्ट करते हैं, जो वुमेन्स कभी न कभी ड्रग्स और मर्डर जैसे क्राइम के साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन अनएक्सपेक्टेड ये था, नीडल्स के डीएनए किसी भी वुमेन्स के डीएनए के साथ मैच नहीं होता है। इस घटना के 2 साल बाद सन 2003 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट एम सिटी में रहने वाले एक बड़े बिजनेसमैन के ऑफिस में न्यू ईयर्स के टाइम पे चोरी होता है, जो केस अगले दिन एरिया के पुलिस स्टेशन में दाखिल किया जाता है। उस बिजनेसमैन के ऑफिस में जितने भी लॉकर मौजूद था, सभी लॉकर को तोड़ के सारे पैसे को चोरी कर लिया गया था। इन्वेस्टिगेशन टीम जब उनके ऑफिस में जाके इन्वेस्टिगेट करते हैं, तब ऑफिस के लॉकर में फिंगर का निशान मिलता है। जब उनके फिंगर के निशान को डीएनए टेस्ट किया जाता है, तब पता चलता है ये कोई फीमेल का था। इस इंसिडेंट के बाद जर्मनी पुलिस जर्मनी के अंदर होने वाले पिछले सारे केसेस के डीएनए सैंपल से इस डीएनए को मैच करने की कोशिश करते हैं, और डीएनए रिपोर्ट से जो पता चलता है वो बहुत ही शॉकिंग था, क्योंकि इन सभी डीएनए एक ही फीमेल का था। इसके बाद जर्मनी पुलिस की तरफ से इस डीएनए सैंपल्स को सभी पुलिस स्टेशन में भेज दिया जाता है और उन्हें टाइट सिक्योरिटी के लिए अलर्ट किया जाता है। धीरे धीरे फैंटम ऑफ हेलब्रुन के केसेस न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल की मदद से पूरे देश में फैलने लगता है। इस डीएनए को कभी कॉपी स्टोर में, कभी खिलौने के दुकान में, तो कभी किसी ज्वेलरी के शॉप में देखने को मिलता है। और यहाँ तक इस डीएनए के केसेस जर्मनी के बाहर ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस में भी फैलने लगता है। इस डीएनए के साथ जुड़ा हुआ सीरियल किलर के केसेस यूरोपियन कंट्रीज के सभी पुलिस ऑफिसर्स को इतना ज्यादा परेशानी में डाल दिया था, जिसे जल्द से जल्द किसी भी हाल में पकड़ना था। इसीलिए गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान किया जाता है, जो कोई भी उस फीमेल सीरियल किलर को पकड़ पाएगा, उन्हें 2 मिलियन यूरो इनाम के तौर पर दिया जाएगा। लेकिन 2003 में यूरोपियन कंट्रीज के सरकार द्वारा इतने सारे स्टेप लेने के बावजूद भी कोई भी उस लेडी किलर तक पहुंच नहीं पाता है, और यूरोपियन कंट्रीज के मैक्सिमम क्राइम के केसेस में उस लेडी किलर के डीएनए मिलता जाता है। लेकिन इस कहानी में नया मोड़ आता है साल 2005 में, जब जर्मनी के वॉर्म सिटी में एक रोमानिया मैन ने अपने भाई को 7.65 कैलिबर पिस्टल से शूट करके मार देता है। इस घटना के बाद पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तब इन्वेस्टिगेशन से जो रिपोर्ट सामने आता है वो लिटरली हैरान करने वाला था, क्योंकि विक्टिम्स को जिस बुलेट से शूट किया गया था, उस बुलेट में जर्मनी के उस मिस्टीरियस सीरियल किलर के डीएनए मौजूद था। लेकिन ये कैसे हो सकता है? इसके ठीक अगले साल 2006 में और एक इंसिडेंट होता है। जर्मनी के सारब्रुकेन नाम के एक सिटी में एक बैंक को लूटपाट करने की कोशिश किया जाता है, लेकिन बैंक के स्टाफ ने पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था, इसीलिए पुलिस टाइम पर ही पहुंच पाता है। लेकिन तब तक वो पर्सन सुबह से भाग चुका था, जिन्होंने बैंक लूटने की कोशिश किया था। लोकल लोगों का कहना था वो अकेला ही था और उनके फेस अजीब से मास्क से ढका हुआ था। कुछ लोग ये भी दावा करते हैं उन्होंने उसके फेस को देखा था। बाद में पुलिस उस सीरियल किलर के स्केच ड्रॉ करवाते हैं, जो तस्वीर कुछ इस प्रकार का बना था। सालों तक पुलिस इस फोटो को लेकर इन्वेस्टिगेशन चलाते हैं, लेकिन उस लेडी किलर का खोज कहीं पर नहीं मिला। अभी तक उस फीमेल सीरियल किलर का नाम सिर्फ नॉर्मल लोगों को हार्म पहुंचाने के साथ ही जुड़ रहा था, लेकिन सन 2007 के बाद से उस सीरियल किलर ने एरिया के लोकल पुलिस ऑफिसर्स को भी हार्म पहुंचाना स्टार्ट कर देता है। 25 अप्रैल के दिन साउथ वेस्टर्न जर्मनी के हेलब्रुन सिटी में दोपहर के टाइम पे तो जर्मन पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर बुलेट फायर किया जाता है। दरअसल उस दिन लोकल पुलिस ऑफिसर्स माइकल, जिनका एज 22 ईयर्स था, वो अपने फ्रेंड मार्टिन के साथ लंच के बाद उनके पुलिस कार में बैठ के आराम कर रहे थे। तभी उनके कार के पिछले डोर से कोई एंटर करता है और उनके ऊपर रैपिडली गोली फायर करता है। इस फायरिंग में दोनों ही बेहोश हो जाता है। तभी रास्ते से गुजरता हुआ एक आदमी उन पुलिस कार को नोटिस करते हैं और पास जाके देखता है 2 ऑफिसर्स के बॉडी में गोली लगा हुआ है और तेज ब्लड निकल रहा है। दोनों ही ऑफिसर्स को हॉस्पिटलाइज किया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल में ले जाते हुए माइकल अपना दम तोड़ देता है और उनके दोस्त मार्टिन एक हफ्तों तक कोमा में चला जाता है। बाद में मार्टिन जब होश में आता है, उन्हें उस दिन के बारे में पूछा जाता है, लेकिन उस दिन उन लोगों के साथ क्या हुआ था उन्हें कुछ याद नहीं रहता है। और इस बार भी इन्वेस्टिगेशन के बाद उस फीमेल सस्पेक्ट का डीएनए इस कार में मिलता है। लेकिन अगले कुछ इंसिडेंट में पुलिस और इन्वेस्टिगेशन टीम को ये डाउट होने लगता है, कहीं डीएनए रिपोर्ट्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हर बार एक ही इंसान का डीएनए कैसे हो सकता है? धीरे धीरे डाउट अगले कुछ केसेस में हकीकत में बदलने लगते हैं। 2008 के जनवरी में जर्मनी के हेफेनहिम नाम के और एक टाउन में पुलिस को रायना रिवर में तैरते हुए 3 डेड बॉडीज मिलता है। इन्वेस्टिगेशन से पता चला था उन तीनों ही मेंबर्स कार डीलर थे जो यूज्ड कार बेचा करते थे। लेकिन इस बार पुलिस इस घटना को लेके 2 फॉरेनर्स को अरेस्ट करते हैं, जिनमें से एक आदमी इराक का था। और हर बार की तरह इस बार भी डीएनए रिपोर्ट्स में उसी फीमेल सीरियल किलर का डीएनए मिलता है। जर्मन पुलिस उम्मीद लगाते हैं हो सकता है उस फीमेल किलर ने इन लोगों के साथ दिया हो। जर्मन पुलिस को कहीं ना कहीं ये फील हो रहा था डीएनए रिपोर्ट्स गलत भी हो सकता है। लेकिन अगला इंसिडेंट डीएनए के इस अजीब सी पहलू को सुलझा के रख देता है। दरअसल मार्च 2009 में पुलिस ऑफिसर्स जब एक बार्न डेथ बॉडी को इन्वेस्टिगेट करते हैं, जिस बॉडी को 2002 के करीब जलाया गया था।
पुलिस जब इस बॉडी के डीएनए टेस्ट करते हैं उन्हें इस बार भी फैंटम के डीएनए देखने को मिलता है। लेकिन हैरानी की बात यह था ये बॉडी एक मेल का था, लेकिन उनके बॉडी से मिला हुआ डीएनए सैंपल्स उस फीमेल सीरियल किलर का कैसे हो सकता है। इसीलिए इस टेस्ट को मल्टीपल टाइम परफॉर्म किया जाता है, तभी इस बार की कहानी कुछ अलग ही बनने लग जाता है। कुछ लेबोरेटरी टेस्ट में उस बर्न बॉडी में फीमेल के डीएनए देखने को मिलता है और कुछ लेबोरेटरी में एक मेल का डीएनए देखने को मिलता है। ये वाकई में हैरानी की बात था, लेकिन इसके पीछे क्या वजह हो सकता है ये जानना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो चीज सामने आया था वो था पूरे यूरोपियन कंट्रीज, ज्यादातर जर्मनी के सभी पुलिस डिपार्टमेंट डीएनए कलेक्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर फैक्ट्री के पास से कॉटन स्वैब को खरीदते थे और पुलिस ऑफिसर्स को सालों से जो डीएनए का सैंपल्स मिलता हुआ आ रहा था वो इसी फैक्ट्री में काम करने वाले एक वुमेन का था। इस फैक्ट्री के कॉटन स्वैब को बैक्टीरिया, फंगी और वायरसेस को रिमूव करके बेचा जाता था, लेकिन उस कॉटन स्वैब्स के पैकेजिंग इंसानों के हाथों के द्वारा किया जाने के कारण कॉटन स्वैब फिंगर से टच होता था, जिससे उस कॉटन में पहले से डीएनए रह जाता था। कॉटन स्वैब के फैक्ट्री की इस गलती के ऊपर जर्मनी पुलिस शिकायत करता है, लेकिन कॉटन के फैक्ट्री की ओर से साफ साफ बोला जाता है कि कॉटन स्वैब डीएनए कलेक्ट करने के लिए बना ही नहीं गया था। यूरोपियन पुलिस जिस डीएनए को 16 सालों से सुलझाने की कोशिश करता हुआ आ रहा था, इसके पीछे का कहानी कुछ इस प्रकार का होगा, ये वाकई में अनएक्सपेक्टेड था। अगर आपको इस टाइप के मिस्टीरियस कहानी को जानना अच्छा लगता है तो आप मेरे बनाए हुए उड़ंग मेडन सीप के मिस्टीरियस कहानी को जरूर देखें, जो मैंने मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड करके रखा है। उम्मीद करते हैं फैंटम ऑफ हेलबॉर्न के कहानी आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा। इस वीडियो में आप लोगों से मिलकर खुशी हुई। मिलते हैं इन्फॉर्मेटिव और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।